अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम आम पर बात करेंगे। आम हमारे इस ख़ित्ते की ख़ास पहचान है। इस ख़ित्ते की नहीं, दुनिया भर में मुल्तान की पहचान आम से है। और जहाँ भी ज़िक्र आता है, आप अपना जब तारुफ़ करवाते हैं कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, तो आपसे पूछते हैं कि जी आम के क्या हालात हैं, आम के बागात के क्या हालात हैं, आम कैसा जा रहा है। तो कहने को तो ये आम है, लेकिन ख़ास है और आपको भी ख़ास बनाता है। तो हम आम पे बात करेंगे। आम के बागात पर इस मौसम ने क्या असरात मरतब किए हैं। अभी जो बारिशें हुई हैं कुछ अरसा पहले, शदीद बारिशें रही हैं और मौसम दरजा कम हो गया। फिर अच्छा बूर लगा, बहुत अच्छा बूर था और ऐसे लगता था कि बागात पुर हो गए हैं बूर से। और फिर वो बहुत सारी जगहों पे बडूर में बदल गया। वो हमने देखा कि जी वो बडूर हो गया और सूरत हाल जो है वो को अच्छी नहीं थी। तो इस वक्त आम की क्या सूरत हाल है, आगे जो फसल आ रही है उसमें क्या तवक्कुआत हैं, जहाँ कहीं अगर बागात स्ट्रेस में हैं इन मौसमी हालात की वजह से, उनकी बहाली की तरफ हमने कैसे जाना है। और ख़ास तौर पे आम हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, मुल्क से बाहर भेजते हैं। इस वक्त जो सरहदों की सूरत हाल है, जो दुनिया की सूरत हाल है, वो हमें क्या थ्रेट्स बता रही है और आम की एक्सपोर्ट के हवाले से हमें कुछ मुश्किलात अगर हैं तो हम उन्हें किस तरह दूर कर सकते हैं। अभी वक्त है तो हम हुकूमत से भी अगर कुछ अपनी रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं तो भेजेंगे। ये सारे मौज़ूआत हैं, इन पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ आपसे करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं आसिफ़ हयात टीपू साहब। आप एक्सपर्ट हैं इस शोबे के और मैंगो एक्सपोर्ट भी करते हैं और ख़ास तौर पे अच्छा नाम है इनका, पहचाने जाते हैं। इनके साथ जो है मलिक जहांज़ेब धराला साहब। आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आम काश्त करते हैं, आम फ़रोख्त करते हैं, आम की सनत को बेहतर अंदाज से जानते हैं। और तीसरे मेहमान शाहिद हमीद भुट्टा साहब, ये भी प्रोग्रेसिव फार्मर है और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आम की फसल के हवाले से। नर्सरी भी ये इन्होंने लगाई हुई है, नर्सरी से लेके आम की मार्केटिंग तक इस सारे शोबे से मुंसलिक है। तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। आसिफ साहब, क्या दुनिया के मंजरनामे में आप परेशान हैं या कोई ऐसे पहलू नज़र आ रहे हैं कि कोई रास्ते खुलेंगे एक्सपोर्ट के, क्या लग क्या रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल उम्मीद जो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हम हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। बेहतर रखते हैं। आप सिर्फ आम की एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ और भी एक्सपोर्ट करते हैं? ज़्यादा जो है वो आम की एक्सपोर्ट है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। अच्छा। और क्योंकि बॉर्डर हमारे बंद हैं, हमारे जो वेस्ट बॉर्डर है वो बंद है, हमारा ईरान के साथ जो बॉर्डर है वो भी बंद है, और जो हमारा 3 मेजर कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और गल्फ़, तो गल्फ़ में भी जो है उस तरीके से जो है वो अभी तो ये वो नहीं हो रहा। इसके असरात तो तवील अर्सा रहेंगे ये जंगी सूरत हाल। हाँ, अगर यही सूरत हाल रहती है तो हमारा जो मेन एक्सपोर्ट है वो तो यही थी, बाई रोड हो सकती है अच्छी एक्सपोर्ट, या बाई सी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आगे जाने से पहले ना आपसे पूछूंगा, आपने ये एक्सपोर्ट सीखी कहाँ से? हाँ, एक्सपोर्ट जो है ये एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है, हम सारे अगर करना चाहते हैं, हमें तो कोई घुसने नहीं देता इस शोबे में। नहीं, इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी सपोर्ट होती है। इस वक्त फेडरल का सब्जेक्ट है, लेकिन साथ साथ जो है पंजाब गवर्नमेंट जी अब इसमें वो भी जो है काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है और कोशिश कर रही है कि नए लोग आएँ, अगर कोई सीखना चाहे जी वेजिटेबल की और फ्रूट की एक्सपोर्ट, तो आप अपनी कुछ सर्विसेज देंगे? जी बिल्कुल, हम देंगे आपको। ये पाकिस्तान मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें ढंग नहीं आता और हम खदशात का शिकार होते हैं। तो आप तक रजू करें तो आप उन्हें बताएंगे? जी बिल्कुल, इसमें खुले दिल से बताएंगे या खुले दिल से बताएंगे। और जो हमारी बाई एयर एक्सपोर्ट है वो बहुत आसान है, वो इसलिए कि उसमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों ही उस कम है। यानी वो छोटी शिपमेंट होती है तो उसमें आपको मुनाफा भी मतलब कम होगा, और अगर नुकसान हो गया तो वो भी कम। ज़्यादा जो होता है वो नए बंदे को नुकसान से होता है, तो पहले वो उसमें जाए। हाँ, अगर आप सी की एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर आपके पास एक बड़ी कंपनी और बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए कि आप कम से कम 500-600 कंटेनर जो है वो करें, तो फिर आपको जो है ना कुछ कंटेनर लॉस में। एक्सपोर्ट आसान है या इम्पोर्ट आसान है पाकिस्तान में? इंपोर्ट तो बहुत हो रही है। इंपोर्ट भी जो है वो बड़े घर के लिए आसान है, और एक्सपोर्ट भी जो है
वो जो तो बड़े हैं बड़ा उनके घर लिए। बने कैसे ना, यही तो मसला है। मालिक साहब, आप भी एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, मैं एक्सपोर्ट नहीं नहीं करता, करते। लेकिन मैं सारा एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करता हूँ। मैं एक क्वालिटी प्रोटेक्शन देता हूँ, मेरे बाग से ही कभी बैग- सोचा नहीं आपने कभी मैंने सोचा है। हाँ। वो इसलिए कि इसमें मैन पावर चाहिए और मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे बच्चे अभी चूँकि पढ़ रहे थे। एक्सपोर्ट में मैन पावर चाहिए? एक्सपोर्ट में मैन पावर चाहिए अच्छा। आपको। वो इसलिए कि आपको एक तो अगर आप सही बाइंग नहीं करेंगे ना सर, तो आप अच्छे एक्सपोर्टर नहीं बन सकते। तो आपको बाइंग में एक बड़ा अपना काबिल आदमी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा। पेमेंट्स का, ख़रीदारी का, सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। एक और चीज़ जो टीपू साहब भी इस चीज़ के बड़े दाई हैं, मैं उनकी मेहरबानी है, वो ये है कि एक्सपोर्ट अच्छी तभी होगी जब हार्वेस्टिंग आपकी अच्छी होगी। वो तो हम अगर कन्वेंशनल कर रहे हैं और उसमें कोई तो अच्छी फिर इसलिए तो आपकी एक्सपोर्ट भी तो अच्छी नहीं ना हो रही। खदशात हैं, इस वजह से आप एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाते। इसलिए कि हमारी जो हार्वेस्टिंग है, तो हार्वेस्टिंग उसमें तो हम- आप ही करते हैं? जी हाँ। मालिक साहब, वो तो जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, जी हाँ, वो तो आप अपने हाथों से कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अर्ज करता हूँ ना, अब मेरे पास आप अगर देखेंगे तो हम जो हार्वेस्ट करके एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, उसमें हम 80% माल जो है वो एक्सपोर्टेबल निकाल रहे हैं। और जो हमारा माल एक्सपोर्टर हमसे लेता है, कभी हमें उसने वीडियो बनाकर अपनी डेस्टिनेशन से नहीं भेजी कि जी आपका माल आधा गला हुआ निकला है, क्योंकि आम ख़राब होता है चोट से। ठीक है। आप जब हार्वेस्ट करते हैं, और ये जो पुराना तरीका है आम को तोड़ तोड़ के नीचे फेंकना, भूसे के गद्दों पे, कारपेट पे, फोम के गद्दे पे, ये कोई तरीका नहीं है। आम को चोट लग जाती है, ये नफीस फल है और इसकी स्किन बड़ी नाजुक है। जैसे पपीते की स्किन बहुत नाजुक है, इस तरह आम की भी बहुत नाजुक है। सेब को भी इसी तरह चोट जब लगती है तो पकने पे वहीं से गलेगा जहाँ चोट लगी होगी। तो एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा हमारा इशू है वो हमारी पुअर हार्वेस्टिंग है। इस पे बात करते हैं, हार्वेस्टिंग पे। भुट्टा साहब, आपने भी सोचा है कभी एक्सपोर्ट का? नहीं सर, सेम प्रॉब्लम्स है जैसे धराला साहब को प्रॉब्लम्स है, हमें भी वही सेम है। क्योंकि जब आप हार्वेस्टिंग ही खुद कर सर रहे हैं। हार्वेस्टिंग खुद करते हैं, खुद नहीं करते, लेबर से कराते हैं, लेकिन लेबर आपकी टेक्निकल नहीं है। अच्छा। लेबर ट्रेन नहीं है। जितना भी लेबर के ऊपर आप फोकस करें, उसने डंडी मारनी है। जो एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है वो हैंड पिक्ड है, कि हाथ के जरिए, कटर्स के जरिए आप काटें, डंडी काटो और उसको प्रॉपरली मैनेज करें। आप यहीं रुकिएगा, ये दुनिया में भी ऐसी ही पिकिंग होती है? जी बिल्कुल यही है। हैंड पिक्ड है, डीसेप्ड है, ग्रेडेड है, कोई मशीनरी नहीं है लाइन आपकी? ट्रीटेड है। सर, ये तो सारे मशीनरी इसमें किसी हद तक यूज़ होती है, लेकिन जो पिकिंग है ना, वो आपकी ना हैंड पिक ही सही रहता है, क्योंकि इसका जो है ना एक मेथड है कि आपने 4 इंच से जो है ना इसकी उससे तनी छोड़नी है। वो उसकी डंडी के छोड़ साथ जो है काटना है, और उसके बाद जब आपने डीसैप करना है तो उसको दोबारा काटना है। तो ये जो काम है ये मशीन से नहीं हो सकता, ये हाथ से ही होगा। हाथ से होगा। तो भुट्टा साहब, ये जो आप हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके लिए जो लेबर है वो कोई स्किल्ड लेबर लाते हैं कहीं से, या लेबर ये आम नहीं लेबर है? लाते। ऑलरेडी आप लोगों को जजमेंट होती है कि स्किल्ड लेबर कौन सी, अनस्किल्ड कौन सी है। लेकिन आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो लालच में आ जाते हैं। पाकिस्तानी जब भी मारा जाएगा, लालच में मारा जाएगा। 100 बॉक्सेस कर लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी के करें, ना कि आप पूरा कंटेनर बनाने के चक्कर में पड़ जाएं। जब आप कंटेनर बनाने के चक्कर में जाते हैं, सीजन होता है आपको 45 डेज का मैंगोज का। अगर 45 डेज के अंदर जितना आपने कमाना है कमा लिया, फिर पूरा साल आपने बैठ के खाना है। हमारा एक्सपोर्टर क्या करता है कि वो ज़्यादा कमाने के चक्कर में, कंटेनर और कंसाइनमेंट्स बनाने के चक्कर में क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर आपका मैंगो पिटता है। सबसे अच्छा मैंगो, सबसे टेस्टी मैंगो आपकी बेल्ट का है, लेकिन क्यों पिटता है? क्योंकि आपके डब्बे, जैसे धराला साहब बता रहे हैं कि ख़राब निकलते हैं। ठीक है, क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपकी पिकिंग अच्छी नहीं होती, पैकिंग अच्छी नहीं होती। थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिएगा। मैं ब्रेक ले लूँ, फिर यहीं से शुरू करते हैं। अजय हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आम पर, और आम की एक्सपोर्ट और सारे पहलू जो है वो देख रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। टीपू साहब, ये बताइएगा कि हम जो हमारी आम की पैदावार है उसका कितने फ़ीसद एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ अंदाज़ा? जी ये तकरीबन हम 7% जो है वो बस? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये गुज़िश्ता होने के बराबर हुआ हम। तकरीबन आप 2016 से लेके आज तक हमारी एक्सपोर्ट में कोई कंसिडरेबल जो है इंक्रीज़ नहीं आ रहा, और इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गैप भी है, काम करने की भी ज़रूरत है। एक तो ये वजह ये बताई ना दोनों साहबान ने कि हार्वेस्टिंग एक बड़ा इशू है। बतौर एक्सपोर्टर आप क्या कंस्ट्रेंट समझते हैं, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम इसकी एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पा रहे, हालांकि पोटेंशियल भी मौजूद है? जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं ट्रेड काउंसलर, तो वो इतना एक्टिवली जो है काम नहीं कर रहे।
तो हम लोग जो है ना अपनी एफर्ट्स के साथ जो है ना उसे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हमारा जो बायर है वहाँ वो भी पाकिस्तानी या इंडियन है या बंगाली है। तो हमारा जो मैंगो खाने वाले हैं वो ये नहीं है कि हम हमारे अमेरिका भेज रहे हैं तो कोई अमेरिकन हमारे मैंगो खा रहे हैं, वो हमारे मैंगो को उस ग्रेड ही नहीं करते। अच्छा, तो वो क्वालिटी का नहीं समझते। हाँ, क्वालिटी का नहीं समझते, या वो फिर क्या फ़ायदा हुआ बंगालियों को खिला हाँ, है, और ये सारी दुनिया में तकरीबन ऐसे ही है। तो थोड़ा सा गल्फ में होता है कि जो अरबी हैं वो कुछ मतलब हमारे मैंगो को इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अभी तक वो एवेन्यू ही नहीं ढूंढ पाए जहाँ से हम आम की एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा हमें सकें। बहुत सारी मार्केट्स अभी हमने छोड़ी हुई हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और हमें नेबरिंग कंट्री में अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट को अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना है, और चाइना वैसे भेजते हैं हम आम। इंडिया था किसी दौर में, इंडिया जो है सिर्फ 15 दिनों में हमारा जितना आम होता था उठा के ले जाता था। अच्छा, तो वो एक बंद हुआ हुआ है, ज़ाहिर है वो तो एक उसमें है, लेकिन चाइना का जो है ना एक हम बहुत समझते हैं कि यहाँ पर हमें जो है ना बहुत अच्छी एक्सपोर्ट का वो वॉल्यूम मिल सकता है और उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए जी। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट से ही शुरू कर दिया, आगे जो है वो ज़रा तरतीब से चलते हैं। इस वक्त फसल की सूरत हाल क्या है तराला साहब? फसल की बागात जो जी किस कैफियत में? इस वक्त सर 2 स्टेजेस हैं आपकी फसल की। एक तो वो फार्मर है जो किसी भी वजह से, अपनी तालीम की कमी की वजह से, सूझबूझ की वजह से, अपनी सुस्ती, नाअहली, काहली की वजह से जब बहुत ज़्यादा अच्छा बूर निकला तो वो रिलैक्स मोड में चला गया। क्या जी बेहतरीन हो गया? बेहतरीन बूर निकला है, इसमें से कितना झड़ जाएगा, ठीक है, इतना तो फल लग ही जाएगा। लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि फरवरी की 26 तारीख को आने वाला ब्लॉसम ब्लाइट का अटैक, और फिर 6 मार्च से कल 9 अप्रैल तक मौसम का नॉन स्टॉप बादल और बारिशें। बागों को बारिशें कोई नुकसान नहीं देती। अगर बारिश के बाद धूप निकल आए, एक बारिश के बाद 4 दिन धूप निकल आए, तो पिछली बारिश उल्टा फ़ायदे में तब्दील हो जाती है। ठीक है। बाग का नुकसान है बुनियादी तौर पर वो है बादल। जब बादल खड़ा हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, एक मखसूस एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा, और इसमें फिर हर किस्म का फंगस, चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू है, चाहे वो डाउनी मिल्ड्यू है, चाहे वो ब्लॉसम ब्लाइट है, चाहे वो एंथ्रेक्नोज है, चाहे वो स्टेम एंड रॉट है, ये सारे फंगस फुली एक्टिव हो जाते हैं। और फिर उस वक्त फिर आम की फसल जो है वो घबराहट का शिकार होती है और आपके हाथ से इसका मतलब ये है कि ये जो पिछले 2-3 हफ्तों में जो मौसम रहा, 4 हफ्ते से ज़्यादा, इसने ज़्यादा नुकसान, इसने ज़्यादा हमारी तबाही की। रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे से ये मौसम ख़राब हुआ है, और अब कल तकरीबन खुला है ये मौसम। इस दौरान अब हुआ ये कि मुख्तलिफ फंगस अटैक हुए। कुछ फंगस ने अपना टारगेट फूल को बनाया हुआ था तो फूल उड़ गया, कुछ ने बटूर बनाना था, उन्होंने बेतहाशा बटूर बनाया, कुछ ने पाउडरी मिल्ड्यू को डेवलप करना था तो फूल का जो नीचे पेनिकल होता है, डंडी होती है उसके नीचे, वो फ्लॉपिंग ट्यूब, उसको उसने उड़ा के रख दिया। मतलब हुआ ये कि सारे फंगस ने अपना अपना काम किया, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार जिसने तो 5-6 स्प्रे किए, उसने भी फिर हर फंगस को टारगेट किया, उसी हिसाब से उसको हर बारिश के बाद सलूक करता आया। अब उसकी मिसाल जैसे मैं अपना बाग, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाग बहुत अच्छा है इस वक्त तक, अल्लाह की रहमत। आपने मैनेज किया ना जी, बहुत इस पे स्प्रे पे बात करते हैं जी। मैं ज़रा भुट्टा साहब को शामिल कर दूँ। भुट्टा साहब, एक तो हमारा ये प्रोग्राम काश्तकार अपनी जगह पे देखते देखते आम आदमी बड़ी दिलचस्पी से देखता है, तो ज़रा उससे समझाएं कि ये बटूर क्या है, ठीक है ना जी, उससे तो यही नज़र आता है ना फल लगा हुआ है, ये आप कैसे पता लगता है कि ये बूर है और ये बटूर है, और बटूर की ज़रा कुछ थोड़ी सी वजाहत कीजिए। बटूर जो है ना आम की एक ऐसी बीमारी है जिसको एक किस्म का कैंसर है कि जब एक दफ़ा आम के ऊपर लग जाए, जब तक इसको प्रॉपरली इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, इसको पीछे से 1-1.5 फुट से ना काटा जाए। हैयत क्या होती है, कैसे पता लगता है ये बटूर लगा? सर, जब फूल निकलता है तो उस वक्त पहले ये जो बूर है, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक तो फूल निकलने से पहले की जो स्टेज है उसके अंदर आपको फील्ड हो जाता है, जिसे बूर हम कह रहे जो हैं, आपकी डंडी है, नहीं आपकी जो डंडी है, आम की जो डंडी है वो आपको पहले से फील करा रही होती है कि मैंने बोर में कन्वर्ट होना है, होगी तो बोर में कन्वर्ट होगी, अनहेल्दी होगी, उसके ऊपर कोई डॉट्स होंगे या कोई ऐसे वो धब्बे होंगे, इट मीन वो बटूर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो पहले जो अच्छे ग्रोअर्स हैं, ये अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है। दूसरा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जब आता है कि टेम्परेचर अप्स एंड डाउन होता है, जो आपका बूर होता है, जो फल देने वाली शाखें होती है, वो बटूर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये 2 स्टेजेस हैं इसके अंदर।
ये दोनों स्टेजेस आपके लिए खतरनाक है। या तो पहले वाली को मेंटेन कर लें, ठीक है, कि आप पहले ही उसकी गांठ छांट ऐसी करें कि वो तो बटूर बने ना। टेक्निकल बात हो गई ना। मैं अगर एक कॉमन आदमी हूँ, कॉमन मैन हूँ, तो मुझे बूर और बटूर में फ़र्क कैसे मैं सर जो बूर होता है वो खिलता है, प्रॉपर खिलता है, एक एक दाना, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होती है, हवा और रोशनी पास हो रही होती है। जो बटूर होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जकड़ा हो जाता है। ठीक है। जब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती तो होता वही बूर है, वो जो बूर की जकड़ा जाए, बूर की सूरत में होता है। टेम्परेचर की वजह से वो बजाय फल बनाने की तरफ वो बटूर की सूरत इख्तियार कर जाता है। ठीक है। और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तमाम इंसेक्ट्स का, तमाम बीमारियों का हमला उसी के अंदर होता है। अगर उसको आप कवर अप नहीं करेंगे तो किसी बीमारी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अंदर से हमला होता है या उसको बाहर से हमला होता है? सर जब वो एक ढाल बना लेता है, ठीक है ना, एक लेयर बना लेता है, तमाम इंसेक्ट्स उसके अंदर जाके घुस जाते हैं। ठीक है। उसके अंदर दाना नहीं बनता कभी भी, वो जितना बड़ा भी होगा आप उसको बचाते रहें कि इसमें कोई एक दाना भी लग जाएगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर अटैक हो चुका होता है इन चीज़ों का। उसको काटना ही सबसे बेस्ट है, ताकि बाकी चीज़ों की खुराक भी ना ले वो। अच्छा धराला साहब, उसको मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा भुट्टा साहब की बात में। मिसाल आसान सी मैं देता हूँ। ये हमारा हाथ है ना सर, ये इस वक्त आपको लग रहा है ये नॉर्मल हाथ है, लेकिन अगर इस पे भूंड काट ले, ये उंगलियां सूज जाएंगी, शक्ल ये फिर भी हाथ वाली रहेगी, लेकिन उंगलियां मोटी मोटी बेढब्बा और जो फल जो है सूजा हुआ है, बस ये बात। जब बूर की स्वेलिंग हो जाए ना, और वो उसकी जो बारीक नफीस डंडी है वो इतनी मोटी मोटी हो जाए और लश ग्रीन हो जाए, तो वही बटूर है। अब वो जो बात इन्होंने कीड़ों की की, बटूर इन इटसेल्फ पैदा नहीं करता किसी कीड़े को, वो अपने अंदर कॉलोनाइज करता है, उसके अंदर उन कीड़ों को रिप्रोडक्शन का मौका देता है। फिर वो सेफ हाइड आउट है, वहां पर स्प्रे की दवाई पहुंचती नहीं है, उसके अंदर जाती नहीं है, तो उसकी मौत वाकई नहीं होती, जिसकी वजह से वहां से वो नर्सरी जो है वो हैचिंग होती है और बन बन के बाहर निकलते हैं। मैं ज़रा ये फार्मर से इसके बारे में पूछ लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ये अब ये बताइएगा कि बूर लगा हुआ है, बड़ा अच्छा बूर है जी, तो ये क्या वजूहात हैं कि वो बटूर में बदल जाता है? ये बिल्कुल आपने जो एक लफ्ज़ अभी खुद इस्तेमाल किया, कैंसर। कैंसर क्या है? वो सेल्स की जो है इर्रेगुलर ग्रोथ है, इर्रेगुलर प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से वो कैंसर बन जाता है, इतना बड़ा वहाँ लोथड़ा बन जाता है। सेम इज विद मैंगोज। इसके बूर के अंदर, अब ये मुझे भी नहीं पता, ना अभी किसी साइंसदान को पता है अच्छा, कि क्या वो कोई फफूंदी ये काम कर रही है, कोई इंसेक्ट की बाइट ये काम कर रही है, मौसम का, आखिर कुछ तो है ना। वो वजह तो बनती है ना। उस बूर के अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंज आती है, उसके अंदर सेल्स की जो है वो ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है। जो ही वो ओवर ग्रोथ होती है तो उसके जो फूल है वो खिलने की बजाय वो एक छोटा गुच्छा सा ही। मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आम पर और हमारे साथ ख़ास लोग मौजूद हैं जो आम के बारे में आपको बता रहे हैं। टिप्पू साहब, ये अभी हम बटूर की बात कर रहे थे, बटूर पर मज़ीद भी बात करते हैं। आप जब एक्सपोर्ट के लिए आम की चॉइस करते हैं तो जिस बाग में बटूर लगा हो, चाहे उसे काट भी दिया गया हो, जैसे हम कहते हैं भाई यार ये कैंसर ज़दा हो गया है, तो फिर हम उधर का रुख ही नहीं करते, तो आपकी भी यही सूरत हाल होती है कि जहाँ बटूर लग गया, चाहे उसे काट भी दिया, उधर का रुख नहीं करना उस बाग का, या मैनेजेबल है? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाग में जो है वो हर किस्म का आम होगा, कोई इंसेक्ट पेस्ट के अटैक का भी होगा, कोई डिज़ीज़ वाला, वो कुछ बहुत अच्छा भी होगा। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम किसी ऐसे बाग में जाएं कि हमें जो है 100% जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी आम मिले। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो मैंगो है किसी भी आर्चर में 20 से 25% है, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्वालिटी आम नहीं होता। ये बागात में पौधों की तादाद 20-25% है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, या एक आम के पौधे पर जो आम है वो 20-25%? ये आप इसको समझें कि आप 1 एकड़ है, उसमें आपके पास फ़र्ज़ किया 10 टन पैदावार है, ठीक है, तो उस 10 टन में से आपको जो है 20 अपना फीसद जो है वो 20% या 25%, तो उसमें किसी भी पौधे से वो 20% निकल सकता है? नहीं, या पौधे भी ओवरऑल जो है ना उसमें होगा, ठीक है, और वैरायटी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैरायटी करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। कुछ वैरायटी में जो टेंडेंसी होती है डिजीज़ को जो है, अगर पूरे बाग में बटूर का हमला हो गया है, इसको हमला ही कहेंगे ना जी अचानक को, तो फिर वो आपके लिए वहाँ से आम खरीदना चैप्टर क्लोज हो गया या नहीं, वो चैप्टर खुला है? क्योंकि ये आगे डिजीज़ ऐसी, क्योंकि इसका अभी तक जैसे धराला साहब ने बिल्कुल ठीक कहा
कि इसकी काज ही नहीं पता। नहीं पता लगी, ठीक है। ठीक है ना। अभी तो साइंसदानों ने 100 बता दिए, अभी ये वजूहात भी हो सकती हैं। अगर उस पर रिसर्च करें तो हमें 1 सदी चाहिए कि भाई ये बटूर क्यों हो रहा है। ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मली हार्मोनल इनबैलेंस जो है ना वो एक है। अच्छा, तो वो जो बटूर वाला है वो तो कट गया, वो ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपके बाकी पास जो बचा हुआ है बचा हुआ आम है वो ठीक है। तो ये दराला साहब, एक तो इस वक्त जो बटूर के हमले की क्या कैफियत है बागात पर, अगर हम जनरली देखें तो देखने जाएं तो अभी बटूर नज़र आ रहा है। तो अब इस सारी मौसमी कैफियत को सामने रख के क्या हमले की सूरत हाल है क्या? मैं इसमें सर अर्ज़ करता हूँ, पहले ही तो सर एक खुशकिस्मती वाली बात है, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि बटूर जो है वो लोकल स्टेम इन्फेक्शन है। अच्छा। ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन नहीं है, ये पूरे पौधे के फ्लोएम और जाइलम में कन्वर्ट नहीं होती। ये जिस शाख पे है उसी तक महदूद रहती है और वहीं से कट के अलग हो जाती है। ये अपने रेजिड्यूज अगर छोड़ेगी भी तो सिर्फ उसी एक शाख में, ये बाकी पीछे तने की तरफ नहीं जाती। एक बात। दूसरी जो आपका सवाल है उस तरफ आते हैं। इस वक्त जो फार्मर्स ने मेहनत की है, जिन्होंने विजिलेंस दिखाई है और पिछले 1.5 महीने उन्होंने दिन रात मेहनत की है, आज उनके बाग बटूर से साफ हो चुके हैं। अच्छा। इस वक्त बटूर से तकरीबन जिन्होंने की है, ठीक है, जिन्होंने नहीं की उनके तो अगले 2 महीने भी नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनके आज, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मेरा बाग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल शाम अपनी लेबर का हिसाब भी कर दिया, ठीक है, और हमारे पास जो है वो कोई भी इस वक्त बटूर आप बाग में नहीं ढूंढ सकते। ये उसका अब हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारा आम टिक गया है उसकी ग्रोथ बड़ी खूबसूरत है। जो इमली लग गई है, क्योंकि जो वो एनर्जी ज़ाय होनी थी, न्यूट्रिशन ज़ाय होने थे, वो सारे जहाँ मुल्तान में एक हमारे साइंसदान हैं लोकल, पहले ज़राअत में डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने एक एनालिसिस कराया बड़ा खूबसूरत बूर का और बटूर का। ठीक है। तो बटूर के अंदर जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स थे वो 380% ज्यादा थे। ओहो, अच्छा। इसका तो मतलब सारा खुराक कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि बटूर काटना इसलिए भी जरूरी है कि पौधा कमजोर ना हो जाए। अब हमने चूंकि टाइमली जो बटूर को प्रून आउट कर देंगे तो पौधा कमजोर नहीं हुआ, उसकी सेहत बरकरार बच गई, और जो इमलियां बच गई हैं वो उनकी ग्रोथ अब बहुत अच्छी है। ठीक है। बूटा साहब, एक तो ये है जैसे दराला साहब बता रहे हैं, आपने खुद भी कहा कि जी उसका हाल यही है कि बटूर को काट दें, ठीक है ना। अच्छा, ये एक तो हमें ये बताइएगा कि किस मरहले पर आके बटूर को काट दें, मतलब जैसे आपने कहा जी टहनी से ही नज़र आ रहा है कि जी यहाँ से बटूर निकलेगा, तो फिर उसी टहनी को काट दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर बटूर बढ़ गया है फिर जब उसे काटते हैं तो हम बीमारी की बेशतर जो ऐसी अलामात होते हैं उसमें कहते हैं कि जी इस बटूर को दबा दें। तो ये जो बटूर काटते हैं फिर इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। सर बटूर जैसे दराला साहब ने भी बताया, और मेरे ख्याल में बार बार हम डिबेट भी इसी के ऊपर बार बार किए जा रहे हैं कि बटूर बनना और ये सारा प्रोसीजर जो है ना, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जब स्टार्ट में निकलता है तो अपनी फीलिंग से बता रहा होता है ना, ठीक है। जैसे दिन नमूदार होता है ना, तो अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है कि आज हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, ठंडा होगा या मौसम गर्म होगा। तो जब बटूर निकलता है तो वहाँ से वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, कच्चा बटूर वहीं से फील हो जाता है। ठीक है। पहले जो अच्छे ग्रोवर्स हैं वो कच्चे बटूर को ही वहीं से रिमूव कर देते हैं ताकि इसकी खुराक ज़ाया ना करे। जैसे ये कह रहे हैं कि बाकी वो वैसे ही है कि 300 टाइम्स ज़्यादा खुराक वो खा रहा होता है उसका, ठीक है ना। दूसरी स्टेज इन्वायरमेंटल चेंजेस। मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी भी इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है, जो फ्लॉज आ रहे हैं, वो आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आ रहा है। ठीक है। हमारा टेम्परेचर अप्स एंड डाउन हो रहा है तो ये बटूर बन रहे हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ का भी इजाफा करता जाऊँ, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो वैरायटी टू वैरायटी भी वेरी कर रहे हैं। ठीक है। पहले किसी को फायदा पहुंचा रहा है, किसी को फायदा पहुंचा रहा है। कम, इस वक्त सिंदरी या बाकी जो हमारी पुरानी वाली वैरायटीज थी वो डैमेजेस हो रही हैं। जो नई वैरायटीज आ रही हैं उनके लिए बड़ा सूटेबल जा रहा है। ठीक है। यही मौसम, यही टेम्परेचर आपके लिए व्हाइट चौंसा नवाबपुरी के लिए बहुत सूटेबल रहा है इस साल। ठीक है। ठीक है। इतनी बम्पर क्रॉप है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। और वही है कि आपकी सिंदरी को तबाह कर दिया, खुशी की खबर भी सुनाई आपने कि इट मींस कि आगे हमें फ्यूचर के लिए जो हमने प्लानिंग्स करनी है, तो फ्यूचर के लिए हमने वैरायटी टू वैरायटी भी चलना है। हमारा वही रह गया कि वो पॉसिबल है कि हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे उसको काट दें। पॉसिबिलिटीज तो है कि आपको फील तो हो जाता है। फिर ये बटूर क्यों खड़ा हुआ नजर आता है, इतना बड़े ग्रोवर इंतजार में होता है ना, होता है कि शायद ये कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेबल हो जाए, कि शायद इसमें से कोई दाने बन जाए, कुछ और हो जाए, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहा होता है। उसको फौरी तौर पे इसको मैं तो कहता हूँ 3 राउंड लगाने चाहिए अपने बाग के, 1 2 3 दफा काटेंगे, क्लियर होगा, फिर जाके आपकी प्रोडक्शन आएगी। अब जो आपने बटूर काटा है, चलें बड़ा गुच्छा भी है,
तो उसको फिर क्या करते हैं? ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि वो तो फिर बीमारियों का मंबा है असूली तौर पे, तो उसको ज़मीन में दबाना चाहिए। सर उसके लिए यार लोगों के पास आजकल गैस की शॉर्टेज भी है और लकड़ी भी बहुत महंगी है, तो लोग तो बाग में जैसे ही गिरता है ना मिन्नतें करते हैं, आगे उठा के ले जाते हैं तो फिर और उसको तंदूर में कपास जलाते हैं, की छड़ियों वाली सूरत-ए-हाल होगी, वो भी रोटियां जलाने के लिए पकाते हैं रखते इसके ऊपर, और ये बड़ा फ्यूल की तरह जलता है ये। जाहिद साहब, आप इस पे कोई कमेंट करेंगे कि ये उसको मैनेज किस तरह करना चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ, इस पे मैंने 2-3 तजर्बे किए थे। एक तो हम इसको स्लैश कर मशीनें आजकल आई हैं, आप उसमें इसको डालें, वो उसको पाउडर बना देते हैं और ज़मीन में फैला दें, उसका फर्टिलाइज़र बन जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। मैंने इस पे काम किया, लेकिन उसके बाद नतीजा ये निकला कि अगर हम इसको ऑर्गेनिक मैटर के लिए भी इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो फंगस के स्पोर हैं वो ज़मीन में जाकर उनको वहाँ फिर कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वो वहाँ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। द बेस्ट रेमेडी इज़ कि आप इसको जलाएं। इस बूर के अंदर जो है आप इसको बाग से बाहर निकालें, कोई एक जगह, एक खाली जगह तय हो, चूँकि इसमें इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा, इसका ईटी इतना ज़्यादा है इवो ट्रांसपायरेशन कि ये सुबह काटें तो दोपहर को सूख जाता है, तो शाम को आप इसे आग लगा सकते हैं। तो हमने ये प्रोसीजर रखा हुआ है कि हमने एक जगह बनाई है, वहाँ हम रोज़ाना का रोज़ाना ट्राली के हिसाब से डंप करते रहते हैं, दूसरे दिन पिछले वाला जला देते हैं, नया उस पर फिर डालना शुरू कर देते हैं। बर्निंग इज़ द बेस्ट रेमेडी। ठीक है, थोड़ा सा इजाफा करता जाऊँ कि बर्निंग प्रोसेस के बाद जो आपका वो जो खाक है, उसकी जो बटूर की खाक है, उसको अगर आप पानी के अंदर फर्टिलाइजर करें तो वो आपका एज ए जो है ना एज ए पोटाश आपको मिल रही होती है, फ्री की मिल रही होती है। तो एक अच्छी रेमेडी है, उसमें भी आ गई ना, वो जब खाक बनी, जी खाद बनती है, वो एक अच्छी रेमेडी है, आपको पोटाश मुफ्त की मिल जाती है। मैं आपका कमेंट ना ब्रेक के बाद दूंगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि आम की इस वक्त क्या कैफियत है। अच्छा टिप्पू साहब, हम जिक्र कर रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना था, लेकिन ज़्यादा टॉपिक वो बटूर बन गया, वो बड़ा अहम मामला भी है। तो अभी ये 2 सामान की आपने गुफ्तगू सुनी, आप सबसे मुतासरा फरीक होंगे कि भी ये तो चलो ठीक है, इनकी प्रोडक्शन कम ज़्यादा होती है, लेकिन आपको भी कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये बटूर की वजह क्या है, बटूर क्यों लगता है और क्यों बटूर? इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ना वो आ रहा होता है क्लाइमेट से। तो इसके लिए अगर फेवरेबल वेदर हो गया है तो इसने डेफिनेटली ज़्यादा होने और बहुत ज़्यादा होने, जैसे इस साल हुआ था। फिर ये जब न्यूट्रिशन ले रहा होता है तो शायद दोस्तों ने तो बहुत जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक जो बटूर का इन्फ्लोरेसेंस है वो 6 से 8 किलो तक होता है। अच्छा, तो आप देखें कि उसने कितनी न्यूट्रिशन ली और कितना पौधे को कमज़ोर किया। बढ़ोतरी तो हुई ना, इतना वजन बना है। और इसकी हमें, क्योंकि अभी तक हमें काजेज़ ही नहीं पता है, एक तो हमें PhD स्कॉलर्स को इस पे लगाना चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना एक कंप्लीट रिसर्च करें। ठीक है। और दूसरा हमें कंबाइंड स्टडी करनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन के साथ, क्योंकि हमारी मैंगो की जितनी भी स्टडी है वो ऑस्ट्रेलियन के साथ है। इन दो चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तीसरा ये है कि जो अब प्लांटेशन हो रही होती है तो हमारी जो नर्सरीज़ हैं वो रजिस्टर्ड ज़रूर हैं, लेकिन हम सर्टिफाइड प्लांट्स नहीं दे रहे। हम नर्सरी से पौधा निकलने ही क्यों दें जब तक हमारे 100% उसको ऑथेंटिकेटेड जो ना हो जाए कि भाई यार ये डिजीज़ फ्री है, पेस्ट फ्री है, हर चीज़ है। तो जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में प्लांटेशन भी हो रही है और बड़ी एक्सटेंसिव मेहनत करके 5 साल बाद पता लगता है, 5 साल बाद भी, और कई दफ़ा तो 1 साल बाद और 6 महीने बाद भी पता लग जाता है। भुट्टा साहब, मैं इस पे आपके कमेंट चाहूँगा क्योंकि आप नर्सरी का काम भी करते हैं। ये बराह रास्त जो है आपसे शिकवा है। हाँ क्योंकि जो होता है ना, ग्रोअर होता है और जो जिसकी विलिंगनेस होती है कि मैंने वाकई बाग, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है और उसको मॉनिटर कर रहा होता है। आप कहें कि मुझे 5 साल के बाद पता चला कि ये बटूर वाला पौधा है और ये बूर वाला पौधा है, ये सेहतमंद है और ये ख़राब है, तो ये मेरे ख्याल फिर वो ग्रोअर नहीं है, नहीं, वो कुछ और चीज़ है। अगर वो रजिस्टर्ड नर्सरी है तो सर इसका तो अटैक किसी भी टाइम हो सकता है ना। अब हम कहें कि जो पुराने पौधे हैं, जो 20-25 साल पौधे हैं, अब 25 साल उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, अब अटैक हो रहा है, इट मीन्स कि 25 साल वो उस सिस्टम से आउट था और अब हो गया है। ये 25 साल से पहले उसमें वायरस वो मौजूद था और अब हो गया है। ये इन्वायरमेंटल चेंज है, इन्वायरमेंटल चेंजेस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा से PhDs होनी चाहिए
अगर मैंगो की फसल को बचाना है पाकिस्तान पौधे से, में अगर वो टेंडेंसी है के अंदर जो कमजोर सर वो भी है, फील्स हो जाती हो है, जाती टहनी आपको बताती है मैंने बोर में कन्वर्ट होता है, मैंने बटूर में कन्वर्ट होता है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ चलते हैं फील्ड में, मैं उनको ढूंढ के देता हूँ पौधे ये को बटूर वाली, देख ये के बटूर। आप बता सकते हैं, छोटे पौधे को देख के कि भाई ये इसकी फ्यूचर में मुस्तकबिल में सेहत कैसी होगी। जी सर, वो फील हो जाता है आम आदमी को, एज ए लेमैन को पता चल जाता है कि यार ये किस तरफ जा रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ है या दूसरे वाली ग्रोथ है इसकी, वो आपको फील हो रहा होता है। जिसको बिल्कुल नहीं पता तो वो कैसे कह सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट का ना जर्म प्लान्स यूनिट है, ठीक है, ठीक है, वहाँ से वो कलम जो ग्राफ्ट है या कलमे हैं वो इशू कर, ठीक है, ये उन दरख्तों से लेते हैं और उनको बाकायदा मॉनिटर करते हैं कि इस दरख्त के ऊपर ना बटूर था ना कुछ था, तो ये सेहतमंद पौधा है। तो अगर आप सेहतमंद पौधे से आगे पौधा तैयार करेंगे तो वहाँ पर जो है ना ये चांसेस ख़त्म हो जाते हैं कि आपका कोई पौधा जो है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है। फिर उसको आप मज़ीद 2 साल अपनी लेबॉर्ट्री में मॉनिटर करें और 2 साल बाद आप अपने ग्रोअर्स को दें। सर जब पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है और उसकी जब पहली फोड़ निकलती है, जब पहली शाख निकलती है, वो आपको फील करा रही होती है मैं बटूर में कन्वर्ट हो रही हूँ या मैं ग्रो कर रही हूँ। वहीं से आपको फील हो जाता है। ये 4 साल 5 साल 1 साल का ये तो ड्यूरेशन है ही नहीं, आपको कलम बता रही होती है। आपकी सालसी की ज़रूरत है। ये दोनों फ्रीकैन हैं, अरे वो नर्सरी का काम करते हैं, एक्सपोर्टर हैं। एक बात जो मेरे दोनों मोज़ेज़ लर्नेड साहब ने बयान नहीं की वो मैं कर देता हूँ। असल में बटूर की एक किस्म नहीं है, इसमें जो फ्लावर वाला बटूर है वो और है, ठीक है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ है, ठीक है, उसे बटूर की ही ब्रैकेट में ले रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो बटूर नहीं है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ है। ठीक है। अब जिस चीज़ का इन्होंने तस्करा किया कि वेजिटेटिव ग्रोथ तो हम उसे मनफी तो नहीं शुमार करेंगे, नहीं, वो मनफी है, अगर मनफी है। वेजिटेटिव ग्रोथ को आप चाहते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उसको हम इसे ज्यादा प्रिसाइज तो उसे बटूर में ही शुमार करना। हार्मोनल चेंज है वो। रेगुलर ग्रोथ और एक इरेगुलर ग्रोथ, आप यूं कह लें। ठीक है, इसमें एक आम में ये भी एक है। अब जिसकी बात इन्होंने की वो बडवुड से वो वाली जो है वो है जो हम जिसे इरेगुलर ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। ये वो ट्रांसफर तो होती है बड से। और एक आपको बताऊं, अगर बड उस लकड़ी वाली आ गई है, बडवुड वहां से आई है कि जो बटूर ज़्यादा या ग्रोथ ज़्यादा है जिसमें वो कार्सिनोमिक एलिमेंट है, मौजूद है, तो वो पौधा तो कभी जिंदगी भर ठीक होगा ही नहीं। वो तो मूव ही नहीं करेगा, वो तो फलता रहेगा, पत्ते लेता रहेगा, तो करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करेगा, लेकिन कभी भी वो फल नहीं आपको अगर वो मूव नहीं करता मर जाता है फिर तो कोई खदशा तो नहीं। अच्छी बात असल तो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेहनत कर ली है, अब उसने मूव भी उसके किया, ऊपर नई शाखें नए पत्ते जो हैं कि हर दफा जितनी भी टहनियां निकलेंगी सारी बटूर ज़्यादा होगी, बात तो आपको वही फील है करा ना, रही वो तो है। कर रहा है ना। दूसरा जो है ना सर वो है बूर वाला, जो बूर वाली इन्फेक्शन है, ये जाती है हर शाख की अलग-अलग, ये अलग है। अब इसमें जो मेरा जो ख्याल है ना सर वो ये है, इसमें फैक्टर एक पीएच का भी है। ज़मीन की जो पावर ऑफ एच आइन है, पीएच है। जब हमारे यहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़मीनों में ज़्यादा था, बारिशें ज़्यादा होती थी, हम खादें इस्तेमाल नहीं करते थे, हमारी ज़मीन का पीएच 7.2 से 8.5 के दरमियान था, तो हमारे यहाँ भी बटूर कम था। हमारे यहाँ बटूर की लानत 86 से शुरू हुई, हल्की हल्की, और फिर बढ़ती चली गई। अगर आप इसी तरह पाकिस्तान का पीएच का ज़मीन का अगर चार्ट उठा के देखें, वो भी 85 से ऑनवर्ड हमारा पीएच का चार्ट बढ़ना शुरू हुआ है, तो बटूर भी बढ़ना शुरू हुआ है। अब भी जिन ममालिक में पीएच कम है, फिलिपाइन में पीएच कम है, वहाँ बटूर नहीं है, तो बागात में हमें पीएच कम लाने पे काम करना होगा। ये भी तो सर ये रिसर्चेबल टॉपिक है, जैसे ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर रिसर्च करें, पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इसका सोल्यूशन ढूंढ लें। मैं श्रीलंका गया, उन्होंने कहा बटूर होता क्या है, उनको दिखाया तो उन्होंने अच्छा, उन्हें पता ही नहीं है बटूर क्या होता है? उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, थाईलैंड में कोई नहीं, और 4 मुल्क अफ्रीका के विज़िट किए, मोज़म्बिक है, मलावी है, अच्छे उनके मैंगो होते हैं, इथोपिया है और जिम्बाब्वे है, तो कोई बटूर नहीं था। एक तो चलो उनकी वैरायटीज़ भी डिफरेंट हैं, लेकिन वहाँ पर ये कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। अच्छा, अब ये जो आ गया है, अब इसके ऊपर जो है हमें इसका कंट्रोल ही ढूंढना है। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जिन मुल्कों के भाईजान ने जिक्र किए हैं, ये सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, और उन सब का पीएच 5.5 से 7.5 के दरमियान है। यहाँ फिर मेरी बात को ये वजन वो पीएच वाला। अच्छा, वैसे हम क्योंकि आज बटूर पे बात स्पेसिफिक नहीं करनी थी, वरना हम जाहिर है इस पे एक्सपर्ट्स भी बुलाते, लेकिन मैं तो जनरल आज बात करना चाहता था, लेकिन अच्छी गुफ्तगू हुई है, और इस पे मजीद जो है ना हम बटूर पे एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, ताकि उसमें एक्सपर्ट्स हर शोबे का बुलाएंगे, उनकी राय भी शामिल करेंगे। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि एक तो ये है कि हमने बटूर काट दिया, टहनी काट दी, इसके अलावा
उस पर स्प्रे किया जाए, वो कौन कौन से स्प्रे, और इस मरहले पर जो है काश्तकार को क्या ज़रूरत है अपनी देखभाल की, क्या करना चाहिए उसे? जी, मैं अर्ज करता हूँ, इसमें बटूर कट गया, ठीक है, इस बीमारी से आपने निजात पा ली, ठीक अब है। आपका आम लग चुका है, अब आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक अब है। आपने फॉरवर्ड लुकिंग करनी है। वो ये करना है कि अब आपने आम को बचाना है। अब जो पेस्ट आपको अटैक पे आ रहा है वो हॉपर है। ठीक है। हॉपर आपका 18 अप्रैल के बाद जर्मिनेट नहीं करता, रिप्रोडक्शन इसकी नहीं होती, हैचिंग नहीं होती इसके अंडे की। ये 18 अप्रैल के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो निकल जाएगा मैदान से। ठीक है। अब जो आपको आएगा प्रॉब्लम वो आएगा बोरर का, जो आपके आम में ही सुराख कर देता है, बने बनाए इतने बड़े आम को सुराख करके खराब कर देता है। ठीक है। बोरर को मैनेज करें। उसके बाद फिर आपका चूंकि बरसात ज़्यादा हुई है तो स्केल्स का इजाफा अटैक जो है वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि जुलाई अगस्त के बाद स्केल्स आपकी एक, अब ये बोरर और स्केल्स के लिए स्प्रे करना है? जी, स्प्रे, इसके लिए स्प्रे हैं मार्केट में, बेहिसाब दवाइयाँ मौजूद हैं। बोरर के लिए भी बड़ी अच्छी टारगेटेड इंसेक्टिसाइड मौजूद हैं, और इसी तरह स्केल्स के लिए भी। ये जो हम स्प्रे करते हैं, बोरर का इशू दुनिया भर में हमें खदशात की नज़र से देखा जाता है, बोरर भी और स्केल्स भी। स्प्रे करते हैं तो फिर भी तो क्वेश्चन मार्क आ जाता होगा कि जी आपने बोरर के लिए स्प्रे किया हुआ है, स्प्रे उसके इसके असर लिए हमने अपना एक लिस्ट दी हुई है कि ये जो MRL है जो या PCI जिसे पोस्ट हार्वेस्ट PHI इंटरवल कहते हैं, तो उसमें जो स्प्रे हमारे रिकमेंडेड हैं वही किए जाए, उससे बाहर ना जाए, और कुछ को बिल्कुल जो है उसका जो ड्यूरेशन है, वक्फा है दरमियान में, वो उसको बूटा साहब आपसे कमेंट में लेना चाहता था, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। उसमें जो है ना बिल्कुल बहुत शुक्रिया स्प्रे जो है वो आपका करना तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने आम पे बात की, इसके बहुत सारे पहलू हैं, इतना तवील सब्जेक्ट है जिस पर भरपूर बात हो सकती है, लेकिन आज भी हमने अच्छी गुफ्तगू की है, आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।